परसेंट है। ये देखो कितने लोग जो हैं, वीडियो तो है ही है मेरे पास, ऑनेस्टी से 8 बजे नहीं आ रहे हैं चैलेंज लेने के लिए। कितने लोग चैलेंज छोड़ चुके हैं वो बताओ पहले। कितने लोग चैलेंज नहीं ले रहे हैं, थकान हो रही है, दिक्कत हो रही है। बट ट्राई उसको लेफ्ट मत करो। किसको किसको थकान महसूस हो रही है? तुम चाकू लेके घूम रही हो, इतना गुस्सा। हाँ, गुड मॉर्निंग। चलिए भाई, कितने लोगों को लग रहा है कि वो गिव अप कर रहे हैं? चैलेंज को लेना, देखो लगातार हम लोग भी लगे हुए हैं, आप लोग भी लगे रहिए। गिव अप नहीं करना है किसी हालत में, राइट? तकलीफ किसी भी आदत को डालोगे तकलीफ होगी होगी। तो ये गिव अप करने का खेल नहीं है, पढ़ाई करनी है। और कोई इतना, एक बात तुम्हें पहले बता दूं, ये टेस्ट कर लो कि आईएएस एकेडमी में कोई इतना पेन लेता नहीं एक्चुअली में। ये बड़ा सिंपल गेम है, हमने इसको बड़ा कठिन कर दिया है। सिंपल होता है, एडमिशन लो, पीडीएफ पकड़ो, और तुम अपनी जगह हम अपनी जगह, तुम अपनी लाइफ एंजॉय करो, हम अपनी लाइफ। जिसको पढ़ना होता है पढ़ ही लेता है। ये हम पहली बार कोई इतना पेन ले रहा गुरुकुल में। इस पेन को अपनी गेन के लिए करो, क्योंकि आपका ये जो सारा सेगमेंट है वो आपके लिए हो रहा है। हम बार बार, ये मैं सालों से रिसर्च करने के बाद कह रहा हूं भाई, हमें पढ़ना है। हमें एक दिन में, हमें एक साल में कितने टॉपिक पढ़ने, जरा एक बार अंदाजा लगा के देख लो कि जा कहां रहा है मामला। जीएस की बात करें, 2 लेवल प्री, मेंस, राइट? प्री में 2 लेवल, जीएस प्लस करंट प्लस सीसैट, सबको खा के खत्म कर दिया इसने। सीसैट। मेंस में आ जाओ, जीएस, ऑप्शनल, एसए, ये सभी 250 मार्क्स के ऊपर के सेगमेंट हैं। लैंग्वेज, क्वालिफाइंग पेपर। जीएस में आ जाओ, 4 पेपर, 1 2 3 4। ऑप्शनल 2 पेपर, इससे मन नहीं भर रहा, 275 मार्क्स। इंटरव्यू, जैसे ही मेंस खत्म होता है स्टूडेंट 2-2 न्यूज़पेपर लेके चलना शुरू कर देता है। बिजनेस स्टैंडर्ड अलग लगवाएगा, मिंट अलग लगवाएगा, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू अलग पढ़ेगा, पॉलिटी के लिए अलग न्यूज़पेपर पढ़ेगा, इकोनॉमिक्स के लिए अलग, 2-2 3-3 न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर देता है। 275 मार्क्स यहां पर हैं इंटरव्यू के लिए। ये हमें सब कुछ करना है। अब जीएस में आ जाओ, ये तो हो गया जीएस पढ़ना है, जीएस पढ़ना है। जीएस में भी कई लेवल हो गए। जीएस में आप चले गए, भाई आपने इससे पहले कभी नहीं पढ़ा, कभी भी ध्यान नहीं दिया यूपीएससी के बारे में। पहला एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से पूरा पढ़ने के बाद कितने पेजेस हैं? 3500 प्लस पेजेस हैं। कभी जोड़ के देखना, एनसीईआरटी कभी एक साथ इकट्ठा उठा लेना, 6ठी से 12वीं तक, बड़ा आसानी से मुंह से निकल। 6 to 12 पढ़ ले, हो जाएगा। एक दिन क्या करना, 6 to 12 की एनसीईआरटी एक दूसरे के ऊपर रखना और एक हाथ से उठाने की कोशिश करना। शाम को वॉल नहीं लगा के घूमोगे। कभी 6 to 12 की किताबें एक दूसरे के ऊपर रखी हैं? किसके पास हैं? सारी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, साइंस। उठाई कभी एक दूसरे के ऊपर रख के? उठाई? कभी एक दूसरे के ऊपर रख के देखना कितना भारी गड्डी होती है, नहीं उठती है। वो मेज से नहीं उठा पा रहे, उसको उठा के दिमाग के अंदर डालना है। सो देयर आर लॉट ऑफ लेयर्स। इसके बाद एनसीईआरटी पढ़ने के बाद क्या मिलता है? 30% तुम्हें नॉलेज होती है यूपीएससी की। 3500 पेजेस पढ़ने, नोट्स बनाने, उसको याद करने, उसके क्वेश्चन करने के बाद तुम्हें बेसिक्स पता चलते हैं। इसके बाद तुम्हें स्टैंडर्ड बुक्स पे अपना ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी पढ़ रहे हो, किसी ने कहा इंटरनेट पे गए, वो बच्ची आई नहीं है, 3 किताबें खरीद लाई, आचार्य डीडी बासु की बुक लेकर आ गई, तमाम तरह की। ये सब किताबें आपकी है नहीं, वो लॉ का स्टूडेंट पढ़ता है, तुम लॉ के स्टूडेंट हो। तो जो किताब जहां इंटरनेट पे गए देखा, मान लो लक्ष्मीकांत उठा लाए कि भाई टॉपर लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, तुमने कभी पढ़ते हुए देखा उसको? वो क्या क्या पढ़ता है? लक्ष्मीकांत लेके चले, अभी थोड़ी देर बाद सर पटक रहे हैं कि सर ये कैसे हो रहा है, टॉपिक हमें कैसे पढ़ने हैं। तो लेयर बाय लेयर इसमें। ऑप्शनल, एक बार में ऑप्शनल खत्म कर लेंगे। किसी ने ऑप्शनल खत्म कर लिया सिलेबस? कोई है इस क्लास में कोई पुराना दिग्गज जिसने ऑप्शनल पढ़ रखा हो? है बहुत, हाथ नहीं खड़ा कर रहे, जान रहे मैं क्यों पूछ रहा हूं। एक बार में तो ऑप्शनल टीचर पढ़ा के खत्म हो जाता है, आपका शुरू भी नहीं होता है। आप चिल्लपो मचाते रहते हो, हुआ क्या?
जब ऑप्शनल सेकंड टाइम आप पढ़ते हो तब आपको कुछ कुछ समझ में आता है कि भाई ये टॉपिक इसमें करने हैं, क्योंकि वो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का होता है। ये बातें हमें नहीं बताई जाती, बस हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। यानी इट टेक्स 2 टाइम्स। इतना होने के बावजूद अभी हमें इस पे आंसर राइटिंग पे मास्टरी करनी है। तो मैंने पढ़ा, मैंने लिखा कहां? वेयर इज राइटिंग? और इसमें भी मजेदार बात है कि इसकी राइटिंग अलग टेम्परामेंट में होती है, इसकी राइटिंग अलग टेम्परामेंट, दोनों सेम राइटिंग स्टाइल नहीं चल सकती है। सेम राइटिंग स्टाइल चल ही नहीं सकती है, बिकॉज दिस इज अ पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, इट नीड्स अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ राइटिंग। ऑप्शनल रखा इसीलिए किया गया कि आप किसी भी सब्जेक्ट में आप एक्सपीरियंस, आप एक्सपर्टीज लेकर आओ। जीएस होता है सामान्य, वहां पे आपको एक व्याख्या करनी होती है, आलोचना करनी होती है। बट यहां पर आपको साइंटिफिक टेम्परामेंट, साइंटिफिक प्रूफ, उसकी आलोचना, उसका क्रिटिसिज्म, आपको सब कुछ यहां करना होता है। बोथ हैव अ टोटली डिफरेंट राइटिंग स्टाइल। एसे हैज टोटली डिफरेंट राइटिंग स्टाइल। यहां आपने पॉइंट्स में लिख दिया, यहां पॉइंट में लिख दिया, खत्म एसे आपका, वही खत्म। एंड लॉट ऑफ स्टूडेंट डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन लेख और निबंध में क्या अंतर होता है। आर्टिकल और एसे के बीच का अंतर ही नहीं जानते। उन्हें लगता है कि जो बड़ा बड़ा लिखा हुआ है एडिटोरियल टाइप का, जो लेख लिखा हुआ है वही एसे है। तो ये तीनों का अलग अलग टेम्परामेंट है, तीनों की 3 अलग राइटिंग स्टाइल। अच्छा, ये सब कुछ हमें 365 दिन के अंदर करना है, उसमें भी आपको 60 दिन बीमार रहना है, एवरेज है 60 दिन। एवरेज निकाल के देख लो, बीमार तुम्हें पड़े रहना है मिनिमम। 300 दिन का खेल बचा, 300 दिन में ये सारा कुछ परफॉर्म करना है। 1 साल का टारगेट लेके चलो, 300 दिन में तुम्हें सारा परफॉर्म करना है। एनसीईआरटी अकेले 1 साल खा जाती है, ईमानदारी से पढ़ो तो। पढ़ने को तो हमारी क्लास में बहुत लोगों ने पढ़ा था, सो कॉल्ड हमेशा एनसीईआरटी इधर से उधर लिए घूम रहे थे, और यही नहीं पता चल रहा है कि पहले चैप्टर के पहले पैराग्राफ में जो लिखा उसका मतलब क्या है। एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। जो आप पढ़ रहे हो वो एनसीईआरटी के किसी काम का नहीं, वो तुम्हें 6th-7th क्लास में पढ़नी चाहिए थी। जो एनसीईआरटी पूछ रहा है वहां तक आप जा नहीं रहे हो। सो एक बहुत बड़ा मिसमैच वहां तुमने कर दिया। एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हो तो एक बड़ी प्रॉब्लम और आ जा रही है, सब्जेक्ट के साथ तुम्हारा जो है एक जुड़ाव नहीं हो पा रहा है। तुम सब्जेक्ट के साथ स्ट्रगल, तुम खाली डाटा रट रहे हो, राइटिंग कर रहे हो। जैसे टीचर 2 घंटे बाद क्लास में आ रहा है, उसको ऐसे टुकुर टुकुर देख रहे हो जैसे उसने क्या पूछ लिया तुमसे, और अभी 2 घंटे पहले पढ़ी गई चीज तुम जो है रिवाइव नहीं कर पा रहे हो। तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपको एक अलग ही तरीके से काम करना, और इसीलिए हमने क्या किया, यहां पे सब कुछ एक जगह लाके फिक्स कर दिया। फॉर एग्जाम्पल 1 ईयर करना है, हमने 12 घंटे का हिसाब किताब फिक्स कर दिया। 12 घंटे मुझे पता है कि इंसान हो, 12 के 12 घंटे तुम नहीं पढ़ पाओगे। एक एवरेज इसका जो निकल कर आएगा, तुम लोगों ने भी अपना एवरेज कैलकुलेट किया होगा एक्चुअल प्रोडक्टिविटी बेस पे, सो इतना ही आ रहा होगा। कैलकुलेट करके देख लो, हाइपोथेटिकल नहीं कि मैं 8 से 9 बैठा तो एकदम 1 सेकंड के लिए भी ध्यान नहीं भटका। एक्चुअल तुम्हारा जो आउटपुट आ रहा होगा वो 8 घंटे के ऊपर नहीं आ रहा होगा, तब जब तुम 12 घंटे बैठ रहे हो। कई लोग तो 12 घंटे उन्होंने त्याग दिया, वो समझ गए गेम उनके बस का नहीं है। तो एवरेज तुम्हारा जो निकल कर आ रहा है वो 8 घंटे का निकल कर आ रहा है। अब 8 घंटे में तुम्हें ये सारा चीज परफॉर्म करनी है, अंदाजा लगा के देखो। अच्छा, इसमें अभी एक चीज तो लिखा ही नहीं है, जो जीएस प्रीलिम्स है उसमें भी ऑब्जेक्टिव का जो प्रैक्टिस करनी हो तो अलग ही है, उसका तो अलग ही टेम्परामेंट चल रहा है। 365 डेज में 60 दिन तुम बीमार हो, घर में शादी ब्याह वो तुम्हें छोड़ना नहीं है किसी हालत में, एग्जाम है, सरदर्द है, तमाम तरह की चीजें। 300 दिन में एवरेज करके देख लो, अभी तुम्हें इसको और पुश करना है। कवर ही नहीं कर सकते तुम, इसको कवर ही नहीं कर सकते अगर इससे नीचे गए। इसीलिए मैंने 12 घंटे का एक चैलेंज दिया। अब चैलेंज क्यों दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है। जब हमें कोई चैलेंज करता है तो हमारे अंदर से एक भावना होती है कि नहीं, वी विल फेस, हम कभी हार नहीं मानना पसंद करते हैं, ये हमारे टेम्परामेंट में, ठीक है। तो जब एक चैलेंज किया, दूसरा इस चैलेंज में एक दूसरे का हाथ पकड़ने के लिए किया कि सभी लोग एक साथ बैठ के एक सिस्टम के अंदर पढ़ाई करो। देखो कोचिंग ये क्यों नहीं करती है, बहुत सिंपल सा इकोनॉमिक सेगमेंट होता है। भाई तुम 12 घंटे मेरी कुर्सियां घेर के बैठे हुए हो, एसी और पंखा सब लेके बैठे हुए हो कि नहीं हो। मैं भी 4-4 घंटे के बैच पढ़ाऊं, 3 बैच पढ़ा लूंगा उसमें, मुझे कितना इकोनॉमिक फायदा हो जाएगा। कभी मैथमेटिक्स जोड़ के देखो, मैं फीस कम कर दूंगा। अभी गुरुकुल में 50 बच्चे आने के लिए तैयार बैठे हैं, मैं तुम्हें 4-4 घंटे पढ़ाऊं, निकलो यहां से। ऐसी कोचिंग चलती है। इसीलिए उन्हें कोई मतलब नहीं होता है कि आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ नहीं मतलब है।
और हम यहाँ, ये मेरी चेयर मेरी एसेट्स है, ये एसी मेरा एसेट्स है। यहाँ पे मैं 4-4 घंटे के 3 बैच पढ़ा सकता हूँ, मुझे इकोनॉमिक फायदा होगा, कितना पैसा मैं जो इसमें जो है निकाल सकता हूँ। लेकिन नहीं, आप पढ़ो, आप अच्छे से निकलो, हमारा गुरुकुल जो रिजल्ट निकाले, फिर हमें किसी चीज की चिंता नहीं है। सो दिस इज ऑल फॉर यू। वी आर टेकिंग पेन, नहीं आ रहे हो अटेंडेंस ले रहे हैं, अरे कौन सा भाई, मेरे को क्या टेंशन है, तुम आओ चाहे ना हो। तुम झूठ बोल के बैठे हुए हो हॉस्टल में कि सर दर्द हो रहा है, फलाना हो रहा है, मुझे पता है, आराम से वहां हो। तो ये आपके लिए आपको समझना पड़ेगा। और ये पूरा मैथमेटिक्स अगर हमने इतना नहीं पढ़ा तो ये जो पीछे लिखा हुआ है ना, ये केवल सपने की तरह आएगा और सपने की तरह चला जाएगा। और फिर आप लास्ट में क्या करते हो, 2-3 महीने में आपको समझ में आ जाता है कि अब आप ट्रेन नहीं पकड़ पाओगे। देन यू स्टार्ट स्पीकिंग इन द फ्रस्ट्रेशन, सर घर जा रहे हैं, ऑनलाइन क्लास दे दीजिए, मन नहीं लग रहा है, तबीयत खराब हो रहा है। तबीयत नहीं है, दिमाग तुमसे कह रहा है तुमसे ना हो पाएगा, कोई तो अच्छा बहाना ढूंढो। तो फिर तुम बहाना बनाना शुरू कर देते हो, फिर मैदान छोड़कर भागना शुरू कर देते हो। तो ये बड़ा सिंपल सा फैक्ट है, तुम्हें समझ में आता, अब नहीं हो पाएगा ये सब कुछ। फिर क्या पढ़ें सर, न्यूज़पेपर कवर नहीं हो रहा है, रिवीजन नहीं हो रहा, कल रात में क्लास लिया, रिवीजन नहीं हो पा रहा है मेंटरशिप में, क्यों नहीं हो रहा है? तुम्हारे पास समय ही नहीं है, तुम्हारा दिमाग आधे टाइम इधर से उधर भागता है, जीएस पढ़े या ऑप्शनल पढ़े, ऑप्शनल पढ़े या फलाना पढ़े। तो गुरुकुल ने इसका भी सॉल्यूशन निकाल दिया, चलो भाई मैं सारा पेन ले लेता हूं, मैं सारा नुकसान सह लेता हूं, तुम तो गेन करो, लेकिन उसके लिए तुम्हारा यहां रहना जरूरी है। अब मेंटरशिप मैंने शुरू कर दी, चलो भाई आ जाओ। मेंटरशिप क्या है? सिंपल। और तुम अपना और मेरा दिमाग देखो कि भाई तुम्हें एक दिन में इतने टॉपिक पढ़ने हैं। 1-2 लोग आए, बोले हम सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे हैं। हमने, होता क्या है, कल किसी ने कहा जैसे कि ऑनलाइन में ही कि सर क्लासेस में बड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है। लिटरली कह रहा, ऑनलाइन नहीं होता तो खींच के मारता है एक ऊपर। तुमने पैसा दिया, क्लासेस तुम्हारे जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तुम्हें क्या एक दिन में टॉपिक पढ़ना है, इसको जानने के लिए मुझे 6 साल लग गए कि कहां कहां से क्वेश्चन आते हैं। जो जो आज की डेट में स्टूडेंट ने एक फैशन बना लिया कि क्लासेस का टाइम वेस्ट टाइम है, तो तुम आए क्यों यहां पे? तुम इतने बड़े फन्ने कहां हो? एक तुमसे विपिन चंद्रा पढ़ी नहीं जाती है, अगला व्यक्ति उस सब्जेक्ट में उसने सालों अपना बिताया है, एक्सपर्टीज ली है। तो यहां जो तुम्हें 1 घंटे में दिया जा रहा है, उसके लिए तुम्हें शायद 50 घंटे इन्वेस्ट करना पड़े, तब उतना नहीं जान पाओगे कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। सो क्लासेस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। इसको पूरी तरह से निचोड़ना होता है, पूरा फोकस क्लास में लगाना होता है। लेकिन आजकल एक फैशन बन गया है, स्पेशली कोविड के बाद, जब से वो मोबाइल फोन का सिस्टम आ गया है, कि क्लासेस की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्लासेस वेस्ट, क्लासेस में टाइम वेस्ट होता है। अरे ये यूनिवर्सिटी नहीं है, ये यूपीएससी है। क्लियर? अब यहां पे मैं तुम्हें टॉपिक दे रहा हूं। अब जब टॉपिक दिया तो 3 लोग आए मेरे पास, बोले सर समझ में नहीं आ रहा है, क्लास वाला पढ़े या मेंटरशिप वाला पढ़े। मतलब तुम्हारा दिमाग बहानों का मास्टरमाइंड हो चुका है। यू हैव लॉट ऑफ डिग्रीज इन योर माइंड। बहाने बनाने में तुम बचपन से लेकर अब यहां तक जाए। लेकिन अब तुम्हारा क्या, बचपन से लेकर जवानी तक तो आए, यहीं पे तुम्हारे बहानों की लाइन खत्म होती है। इसके बाद तुम्हारी रियल जिंदगी शुरू होने जा रही, जहां दुनिया तुम्हारी इस औकात को तौलेगी। बुरा मत मानना, लेकिन यही है, दिस इज द वर्ड। तुम एक काम करो, 2-3 साल बाद कुछ भी मत कमाओ, अपने घर में अपने माँ बाप से रोटी मांग लेना। और घर में तुम्हारे यहां कोई भी एक कमाता हो, तुम्हारी थाली में तुम्हारी रोटी का डिफरेंस तुम्हारी औकात बता देगा। ज्यादा नहीं, बस 2-3 साल रुको, और वक्त अब तुम्हारा खत्म हो रहा है। जो तुम्हारे बहानों का वक्त अब खत्म हो रहा है, बस 2-3 साल रुको। तुम्हारे गले के नीचे रोटी उतर जाए तो बताना। और जिन लड़कियों की शादी हो जाएगी ना, और अगर वो अपने पैरों पे नहीं खड़ी हैं, देखना जब तुम्हारा कोई चीज मन करेगा और तुम्हें खरीदना होगा कि ये साड़ी चाहिए, फलाना चाहिए, तो तुम्हें बस 2-3 साल रुक जाओ और सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है? तो पता चलेगा कि किसी के आगे हाथ फैलाना या किसी की दया पर जीना रहना बहुत कठिन होता है। उससे ये पेन बहुत कम है, वो पेन बहुत ज्यादा है। जब कोई कहेगा कि तुम्हें पाल रहे हैं, जानवर पाले जाते हैं, जब ये शब्द कोई तुम्हारे लिए बोलेगा ना कि तुम्हें पाल रहे हैं, तुम्हारे बच्चों को पाल रहे हैं, तो ये शब्द बहुत भारी हो जाएगा, याद रखना। क्लियर? सो दिस इज फॉर यू एंड ट्राई टू एक्सेप्ट इट। चलिए,
मेंटरशिप का होमवर्क कैसे करना है? हमारे पास गुरुकुल में क्लास टाइम और सेल्फ टाइम दोनों है मौजूद। हम 12 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, हम 12 घंटे यहां बैठ रहे हैं, और जब हम बैठ रहे हैं तो सिंपल हम स्टेप बाय स्टेप इसमें चल रहे हैं। हमारे कुछ फेज हैं ये चैलेंज में, फेज 1, फेज 2, आप अपना फेज लिखते जाइए, फेज 3 एंड फेज 4। 75 डेज तक हम इस तरह से पढ़ाई करेंगे, इसके बाद ऑटोमेटिक हो जाना है, गिव अप नहीं करना है। लेकिन हर फेज के अपने चैलेंज। फेज 1 जो था तुम्हारा बड़ा एनर्जेटिक सा था। अटेंडेंस निकालूं? अटेंडेंस का रिकॉर्ड है ना मेरे पास, ये देखो। तो यहां पे सेकेंड फेज में जंप करने से पहले तुम्हारी एनर्जी खत्म होने लगी। अब यहां पे तुम्हें खुद को कंट्रोल करना होगा, आगे बढ़ाना होगा, रीजंस देने होंगे, कोई नया अपने साथ काम करना होगा, नए सब्जेक्ट, नए चैलेंजेस, ताकि तुम ज्यादा देर बैठ सको। अब तुम्हें अपना ध्यान अपने काम से हटाना होगा, अपने घंटे से हटाकर जो तुम्हारे पास टास्क है उसकी क्वालिटी पे जाना होगा। दिस इज अ क्वालिटी फेज। जैसे टेक चैलेंजेस, सुबह उठो, डायरी के लिए टाइम निकालो 10 मिनट, टेक चैलेंजेस। क्या है ये चैलेंज? चैलेंज है डिफाइन टास्क। डिफाइन टास्क। सबको डायरी मिली हुई है गुरुकुल में? टास्क डिफाइन कर लो। ये रहा पीछे तुम्हारा सारा काम धाम, तुम्हें साल भर में क्या क्या करना है, इसके हिसाब से टास्क डिसाइड कर लो। 2 जीएस का उठा लो, एक क्लास और एक सेल्फ रीडिंग। उस दिन मैंने क्लास में बताया था कि एक जो क्लास में मान लो पॉलिटी चल रहा है, इसके साथ एक हम सेल्फ रीडिंग या रिवीजन के लिए टाइम देंगे। ऑप्शनल उठा लिया, मान लो अभी जिसको 24 देना उसको ऑप्शनल नहीं करना, उसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है। टेक टास्क की 150 क्वेश्चन नहीं करेंगे तो लंच नहीं करेंगे। पैरामीटर्स बना लो, अगर ये 150 क्वेश्चन नहीं हुआ डिनर नहीं करेंगे, खत्म। फाइंड योर ओन टाइम। आप हमसे बोलो कि सर हमारे लिए एक फिक्स टाइम कर दो, इस 1 घंटे हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे, कोई और काम नहीं। हम क्वेश्चन करेंगे छोटे छोटे, और कोई काम नहीं। हम रिवीजन करेंगे, और रिवीजन करने का मतलब ये नहीं कि कॉपी खोल के बैठे, दिस इज नॉट रिवीजन, दिस इज अ टाइम पास। द बेस्ट वे टू रिवाइज, अपने टेक्स्ट से उठाओ और क्वेश्चन छोटे छोटे बनाओ, राइटिंग, बस। द बेस्ट फॉर्म ऑफ रिवीजन इज दिस। आज टीचर ने पढ़ाया प्रियम्बल क्या होता है, प्रियम्बल क्या होता है, लिख दो 5 पॉइंट। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या हैं, लिख दो 5 पॉइंट, खत्म। क्लियर? उसमें ये सारी चीजों को आपको बैलेंस करके चलना है। अब ये टास्क जो है, डिफाइन टास्क, अब टास्क डिफाइन कर लो, और पूरा फोकस। अब शरीर ये हो गया है कि मैंने पहले कहा किसी भी सिस्टम में जब जाते हैं तो सिस्टम के प्रति समर्पित कर देते हैं। क्लियर है? तो अब सिस्टम में समर्पित के 12 घंटा मुझे बैठना है, 8 से 8 मुझे बैठना है। 2 साल वालों के लिए 10 से 8, 10 घंटे बैठना है। आप बैठ जाओ यहां चुपचाप, आप चुपचाप बैठ जाओ। अब बैठने की आदत तो हो गई है, जो लोग रेगुलर आ रहे थे उनको बैठने की आदत हो गई है, एक आध दिन ऊपर नीचे कर दो, लेकिन वो ठीक ठाक कर रहे हैं। अब उन्हें सेकंड फेज शुरू करना है, क्वालिटी पे, कि हम क्या इन घंटों में पढ़ रहे हैं। अब फोकस शरीर पे मत करो। कितने लोगों ने सारे चैलेंज को बिना नागा किए फेस किया है? कितने लोग हैं जिन्होंने छोड़ा नहीं? अब जितने भी लोग हैं, हाँ वेरी गुड, जितने भी लोग हैं जिन्होंने इस 12 घंटे स्टडी चैलेंज को लिया है, अब उनको ज्यादा टेंशन नहीं हो रही कि मुझे 12 घंटे बैठना है। हो रहा है ऐसा? अब उन्हें पता है कि वो सुबह उठ के यहां आ जा रहे हैं, 8 साढ़े 8 बजे तक यहां पहुंच जा रहे हैं, शाम तक वो बैठ रहे हैं। यानी उनकी बॉडी ने रेजिस्टेंस अब धीरे धीरे गिव अप करना शुरू कर दिया है। अब जब तुम्हारे यहां माइंड तुम्हारे शरीर से लड़ नहीं रहा है, तो अब माइंड को अपने टास्क पे फोकस कर दो। ये हमारा सेकेंड फेज है। यानी टास्क डिसाइड कर लो, मुझे आज ये करना है, एंड फोकस ऑन दिस। क्लियर? अब जब इस पर फोकस करोगे तो दिमाग तुम्हारे शरीर के दर्द और ये सब चीजों से हट जाएगा। क्योंकि मैंने इधर 4-5 लोगों को देखा, दे आर टॉकिंग मच अबाउट पेन, बहुत पेन के बारे में बहुत बात कर रहे हैं। दे नीड सम काइंड ऑफ सिंपैथी। जबकि बचपन से उन्हें एक बहुत कोट उन्होंने पढ़ा होगा, नो पेन नो गेन। कोई खिलाड़ी, उसैन बोल्ट की ट्रेनिंग यूट्यूब पे पड़ी, आज देख लो। एक पत्रकार पहुंचा, उसैन बोल्ट पसीने से नहाया हुआ, दर्द से चिल्ला रहा है, लंबी रेस लगाई उसने, स्प्रिंट लगाया। So, वो पूछा हाउ डू यू फील, बोला यू आर कम हियर टू सी माई पेन, नॉट व्हाट आई एम ट्रेनिंग, इट्स नॉट अबाउट यू, यू आर कम हियर टू सी माई पेन। और वो दर्द में था, लेकिन उस दर्द ने ही उसको उसैन बोल्ट बनाया। वो लिविंग लीजेंड है। सो इफ यू डोंट यू आर फियर अबाउट द पेन, अगर तुम्हें दर्द फेस करने से पेन हो रहा है, डर हो रहा है, डर लग रहा है,
कभी तुम गेन कर ही नहीं सकते। ये संसार का नियम है, याद रखना। एंड व्हेन देयर इज अ पेन, रेडी फॉर द गेन। अगर पेन हो रहा है कहीं, सही रास्ते पर हो, यू आर ट्रांसफॉर्मिंग योर सेल्फ। तो जितने लोगों ने 12 घंटे का चैलेंज गुरुकुल में पूरा किया है, कर रहे हैं वो, उनका फर्स्ट फेज कंप्लीट हो गया है। मैंने कहा था ना, फेज बाय फेज। नाउ कम टू द सेकेंड हिस्से, हम अपने टास्क बना ले। आज हमें 12 घंटे में ये करना है, फोकस ऑन दैट टास्क। उनका शरीर अब लड़ाई नहीं करेगा। आपको उतना रेजिस्टेंस हो रहा है 12 घंटे बैठने में, जो चौथे 5वें दिन हुआ था? नहीं हो रहा होगा। दिन में कई लोगों ने बताया था दोपहर के बाद बहुत नींद आती है, कुछ कमी हुई नींद में? बॉडी को आदत पड़ जा रही है, वो समझ गए ढीठों के साथ हम पड़ गए, गलत शरीर में आ गए मन को, ये नहीं छोड़ने वाले। तो अब भैया हम ही सुधर जाए। नाउ फोकस ऑन द टास्क। डायरी में लिखो क्या क्या टास्क तुम्हें कवर करने हैं। अकॉर्डिंग टू 2024 वालों के लिए मोस्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाना है, रिवीजन करना है, सुपर नोट्स बनाने। 2025 वालों के लिए फोकस ऑन द स्मॉलर क्वेश्चंस। एक सब्जेक्ट क्लास में जो चल रहा है, एक सब्जेक्ट जो मेंटरशिप का होमवर्क दिया जा रहा है, जस्ट फोकस ऑन द 2 थिंग्स। क्लियर? सेल्फ स्टडी। और कैसे? एनसीईआरटी उठाना है, धीरे धीरे उसको पढ़ते जाना है, 360 डिग्री स्टाइल में उसको पढ़ना है। फोकस ऑन द न्यूज़पेपर। आज भी तो यार एक उसमें किसी टॉपर की वो आई है, दैनिक जागरण में पीछे, उसमें वही लिखा है न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें। हम बोलते बोलते थक जा रहे हैं। बिना न्यूज़पेपर के तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। देयर इज नो थिंग इज करंट अफेयर्स। यूपीएससी में करंट अफेयर्स नहीं होता है, जो लोग सोचते करंट अफेयर्स कब की आएगी। दिस इज स्टैटोडायनामिक। यूपीएससी में नहीं पूछेगा कि आज जीडीपी कितनी रही। ये अगर कई लोगों को लगता होगा कि इस तरह के क्वेश्चन, भारत में रेलवे की लंबाई कितनी है, भारत में राजमार्गों की लंबाई कितनी है, ये तरह के क्वेश्चन यूपीएससी में नहीं। आपने शायद गलत क्वेश्चन कहीं पढ़ लिया। एवरीथिंग जो आज चल रहा है उसका वो बेसिक फंडामेंटल पूछते हैं। तो स्टैटोडायनामिक इसे कहा जाता है, ध्यान रखिए आप लोग। डन है? तो मेंटरशिप में आप एक जो क्लास चल रहा है, क्लास को अगर कभी भी मुंह से निकल रहा है यार वो टाइम, तो मुंह पे खींच के मारना अपने आप को। क्लास से ज्यादा बेस्ट जो यहां खड़ा होता है ना, वो अपने जीवन के बड़े हिस्से बहुत टाइम लगाकर आपको वो सब्जेक्ट पढ़ाने आता है। कभी यहां खड़े होके एक दिन बोलो अभी बुलाऊंगा, क्लास में बुलाऊंगा मैं अभी, यहां किस दिन खड़े हो जाओ, एक यही बोर्ड लिख के दिखा दो मुझे, हाथ पैर कांपते। कई लोग आए थे ना, अंधेरा काला पीला सब हो गया आंखों के सामने। इट्स वेरी डिफिकल्ट, राइट? चलिए, तो ये दोनों काम करिए। अब सेकंड फेज में पर डे सुबह उठ के या रात में सोने से पहले अगले दिन का टास्क पूरा कर। आइडियली सोने से पहले होता है, ताकि दिमाग सबकॉन्शियस माइंड उसको रिवाइज करता रहे। अब फोकस करो कि मुझे 12 घंटे में ये चीज पूरी करनी है। थर्ड फेज जो होगा वो सेंस ऑफ अर्जेंसी पे काम करेगा। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट साइंटिफिक फेज जो मैं तुम्हें सिखाऊंगा, सेंस ऑफ अर्जेंसी। तुम्हें बोर्ड से पहले वाली फीलिंग दूंगा। फोर्थ में तुम ऑटोमेटिक फेज में आ जाओगे। ठीक? तो अभी इस पर काम करो। अचानक से यहां तक आओगे, तुम्हारी इफिशिएंसी में मिनिमम 30% बढ़ा दूंगा, मिनिमम इसी टाइम में। मैं क्या कर रहा हूं गुरुकुल में? मैं तुम्हारा कंपटीशन खत्म कर रहा हूं, बस और कुछ नहीं कर रहा हूं। लोग कहते हैं यूपीएससी में बहुत कंपटीशन है, मैं गुरुकुल के स्टूडेंट को इस साइंटिफिक ट्रैक पे लेके जा रहा हूं। एवरीथिंग इज एनएलपी प्रूवन, बिहेवियर साइंस है ये सिर्फ मेयरली मोटिवेशन या केवल जो गब्बाजी नहीं है, इट्स अ साइंस। तो मैं बस तुम्हारा कंपटीशन खत्म कर देना चाहता हूं। देयर इज नो कंपटीशन, बट यू हैव टू फॉलो माय इंस्ट्रक्शंस एट एनी कॉस्ट, पुश योरसेल्फ, राइट? इस फेज से इस फेज में तुम्हारी इफिशिएंसी मिनिमम 30% बढ़ जाएगी। तुम खुद मुझे बता देना, बट वही बता पाएगा जो अपना डेली ट्रैक रखता हो। ठीक? चलिए नेक्स्ट आ जाइए। तो आज का होमवर्क कर लें। फंडामेंटल राइट्स में मैंने 3 टॉपिक दे दिए थे। आइए, राइट टू इक्वलिटी, फंडामेंटल। आज हमारा पॉलिटी है होमवर्क में, ये सेल्फ स्टडी के लिए है, और मैं इसको सिंक्रोनाइज कर रहा हूं किसके साथ? क्लास के साथ। क्लियर? अब ये टॉपिक हमें करना है, मैं मिक्सअप टॉपिक देता जाऊंगा आपको। सिंपली सेल्फ स्टडी में जब आप जाएंगे तो सबसे बेस्ट कौन सा सेगमेंट होगा? एनसीईआरटी, एंड जो भी रेफरेंस बुक में बताऊंगा उसके साथ आप पढ़ना है। सेल्फ स्टडीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सेल्फ स्टडी 2 तरीके से हमारी होती है, एक एफएस, एक आरएस। 2 तरीके से सेल्फ स्टडी होती है, इसका भी साइंस है, राइट? एक फॉरवर्ड स्टडी। फॉरवर्ड स्टडीज मींस यू जस्ट ओपन द बुक एंड
लाइन बाय लाइन आपने रीड करना शुरू कर दिया. दिस इज नोन एज फॉरवर्ड स्टडी. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फॉरवर्ड स्टडी के साथ आपकी रिवर्स स्टडी होनी ही चाहिए. अगर ये नहीं है तो आप कभी भी उस पॉइंट तक चीजों को नहीं ला पाओगे. दिस इज नोन एज रिवर्स स्टडी. रिवर्स स्टडी कैसे होता है? बस जिससे आप सबसे ज्यादा भागते हो. प्रीलिम्स फाइटर की बुक उठाओ और इसको अगर पलट दो तो और ज्यादा अच्छा है. स्टार्ट विद रिवर्स स्टडीज एंड गो फॉर द फॉरवर्ड स्टडी. द बेस्ट मेथड इज, अगर तुम गुरुकुल के स्टूडेंट और करेज है तो इसको उल्टा कर दो. बेस्ट फॉर्म ऑफ, ये सबसे बेस्ट एनएलपी स्टडी होती है. सबसे बेस्ट. तुम्हारा टाइम, फोकस, सब कुछ एकदम परफेक्ट हो जाएगा. पहले रिवर्स स्टडी देन फॉरवर्ड स्टडी. सपोज दैट आज हम फंडामेंटल राइट का कोई क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसमें कॉशियस रहना पड़ता है. तो मान लो फंडामेंटल राइट हम पढ़ रहे हैं, तो फंडामेंटल राइट्स में प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चन आए हैं और मेंस में क्या क्वेश्चन आए हैं, निष्भाव से. क्या होता है कि स्टूडेंट बहुत गलत तरीके से पढ़कर आता है. ये जो हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज में बहुत बड़ा एक सेगमेंट है ना, वो स्टूडेंट को 3-4 सालों में इतना बिगाड़ देता है कि हमें बनाने में उसको 1-2 साल लग जाते हैं वापस ले आके ट्रैक पे. तो सिंपल सा फंडा वहां पे है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, जैसे मान लो प्रिलिम्स फाइटर की बुक दे दी, इसीलिए आपने क्वेश्चन पढ़ा. क्वेश्चन में आप जब आप पूरी बुक पढ़ोगे, प्रिलिम्स फाइटर की बुक है किसी के पास पॉलिटी की? देना. बेस्ट वे है ये पढ़ाई करने का. आप पता नहीं क्यों घबराते हो. तो इसमें क्या हुआ, आपने इसको पूरा पढ़ा, ठीक है, और पढ़ने के बाद जैसे आपको पता चला होगा मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट के क्वेश्चन इसमें मिल रहे हैं आपको. आपने उसको एफ आर कोड कर लिया पेंसिल से. पेन मत यूज करना आज के बाद, ठीक है. पेंसिल से उसको एफ आर कर लिया, ठीक. अब तुरंत आपने क्वेश्चन और उसके ऑप्शन पढ़ लिए. मेंस का क्वेश्चन वेबसाइट पे भी है, क्लास में मैं आप लोगों को दे ही रहा हूं 360 में. उस फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है सब पढ़ डाले ध्यान से, 1 बार 2 बार 3 बार. कई लोग कहते हैं साहब अभी तो हम नए नए तैयारी करने आए. तुम नए नए बूढ़े भी हो जाओगे तो अभी तैयारी करोगे नहीं. वो गाना है ना, यूपी बिहार में बसता है, एमए में लेके एडमिशन कंपटीशन देता, ठीक है, वही तुम्हारी हालत हो जाएगी. 5-6 साल तैयारी करते रहोगे. तो आपको तैयारी करना है तो फिर आप अलग मूड में करिए. सिंपल सा फंडा है. आपने मेंस उठाया, अब आपके दिमाग में 1 रीडिंग 2 रीडिंग 3 रीडिंग कर लीजिए उसकी. बार बार करिए, वो दिमाग में धीरे धीरे बैठेगा. बेस्ट मेथड है पढ़ाई करने का. देन गो फॉर द स्टडीज. अब देखोगे तुम्हारा दिमाग बिल्कुल भटक के दिखा दे. आप मेरे कहने से 10-12 लोग का ग्रुप बना के पढ़ लीजिए, आपकी एफिशिएंसी अपने आप बढ़ जाएगी. नहीं बनाना इज वो थर्ड फेज है. सिंपल, कोई भी स्टूडेंट किसी भी चैप्टर को उठाने से पहले क्वेश्चन पढ़ लो. यूपीएससी में आपका दिमाग जो भटकता है, आपका टाइम जो बर्बाद होता है, आपका बहुत टाइम बच जाएगा. आपको समझ में आ जाएगा वो जो कहानियां लिखी हुई हैं वो तुम्हारे कितने काम किए कितने नहीं, कहां से तुम्हें बीटीएल निकालना है. इससे बीटीएल स्टैब्लिश करने में बहुत मदद मिलती है, बिटवीन द लाइन पढ़ने में. सो दिस इज द बेस्ट मैथ. लेकिन क्या होता है कि आप पिछले से इतना बिगड़ कर आए हो कि तुम्हारे दिमाग में भरा हुआ है. अरे पहली बात तो तुम इससे पहले जब भी क्लास में बैठे याद करो अपने कॉलेज का टाइम. अगर कोई ग्रेजुएशन करके आया है तो पता ही नहीं होता था ऊपर आगे क्या चल रहा है, ऐसे ही था ना. और लास्ट में अबे यार पढ़ लेंगे, कुंजी उंजी आती है, अरे देख लेंगे अभी कौन सा एग्जाम है. मान लो कोई पढ़ाकू टाइप का बगल में बैठा होगा, उसने बोला यार ध्यान से पढ़ो, बस अभी कौन सा जो है एग्जाम सर पे आ गया, तू और बस तेजूलाल फेल हो जाएगा अभी से पढ़ेगा. तो आपने ये डायलॉग बोले होंगे, आपका दिमाग कहीं और लगा होगा, कहीं और चलना है. तो आप पूरा फोकस यहां पे लेकर आओ. चलो आज का क्वेश्चन लिखो. राइट टू इक्वलिटी लिखते जाओ. राइट टू इक्वलिटी आज का होमवर्क है हमारा मेंटरशिप में. राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार. अब जब मैंने लिखा समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, तो जब मैं समानता का अधिकार के बारे में बात कर रहा हूं तो सबसे पहले क्या करना है, जस्ट गो अहेड. सिंपल, प्रीलिम्स के क्वेश्चन, मेंस के क्वेश्चन पहले पढ़ डालो, हुक कर लो इसको, राइट. देन गो टू द बुक्स, देन रीड इट. एंड द फर्स्ट थिंग इज ऑल अबाउट, मुझे आता है नहीं आता. रीड मतलब रीड होता है. रीड, स्टडी और लर्न में अंतर होता है. तुम तीनों शब्दों का अंतर ही नहीं समझ पा रहे हो. जब मैंने कहा रीडिंग मतलब रीडिंग ही होता है. देन व्हेन आई से स्टडी उसका मतलब अलग होता है. व्हेन आई से लर्न
तो उसका मतलब अलग होता है। तो रीड मतलब इसको बस रीड करना है। किसी भी चीज को जब हम बिना प्रेशर के रीड करते हैं तो वो चीज के साथ हम एंजॉय करते हैं, जैसे नॉवेल, कॉमिक्स। और जब किसी चीज में लगता है यार एग्जाम देना, तो वो कहते हैं ना कि हालत खराब हो जाती है हमारी। चलो नेक्स्ट, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। यहां से भी क्वेश्चन आए हैं, तो मैं वो टॉपिक दे रहा हूं जहां से क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम। नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के खिलाफ अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार। लिख लिया? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। गो विद एनसीईआरटीज। कहां से पढ़ना है? लक्ष्मीकांत। एंड द बेस्ट थिंग जो मैंने तुम्हें अभी सिखाया है 360 में, वो है इसके बिना काम ही नहीं चलना है। और तुमने बहुत कुछ सीख लिया। तुम्हारे कई दोस्त इधर उधर पढ़ते हैं, किसी ने किसी दोस्त तो पढ़ते होंगे, उनसे पूछो बेयर एक्ट पढ़ी कभी? हाँ, खरीदने को तो खरीदेगा ही आदमी, हाँ, कभी यूज नहीं करी। तुम लोग का रंग वंग गया बेयर एक्ट? तुम लोगों ने कलर वलर कर लिया? बेयर एक्ट खोल के पढ़ना तो शुरू कर दिया? क्वेश्चन कहां से आए देखना शुरू कर दिया ना? बस कंटिन्यू करके रखो, क्योंकि वहां पीडीएफ दिया जाता है। हाँ, उनको बुक पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ना सब छुड़ा देते हैं, ठीक है? उनको न्यूज़पेपर भी नहीं, उसका भावानुवाद मिलता है उनको। और न्यूज़पेपर की साइकोलॉजी ही अलग होती है। न्यूज़पेपर इज नॉट अबाउट भावानुवाद, इज नॉट अबाउट फैक्ट। कितना फैक्ट मगअप करोगे? अगर आज एनालिसिस अगर करने की पावर आ गई, तुम्हें पता चलेगा कि न्यूज क्या आने वाली है। करंट अफेयर्स मैगजीन नहीं है, और बच्चे को लगता है यही इजी है। वो बाद में जब 1 साल बीत जाएगा, 2 साल बीत जाएगा, तब उसको उस दिन फेल हो जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी मान ली जाएगी। एग्जाम्पल देखो, आज एस जयशंकर साहब का स्टेटमेंट आया है कि आज पूरा विश्व अस्थिर हो रहा है। मेरी क्लास का हर स्टूडेंट जानता है, जिसने भी मेरी मल्टीपोलर की क्लास ली है, कि मल्टीपोलर विश्व अस्थिर ही रहेगा। और मैंने वहां भी बताया था, देयर इज ओनली वन चांस, इंडिया एक नया पोल डेवलप कर सकता है। किसको किसको याद है ये सारी क्लासेस? और इसमें बात हुई थी कि एक मजबूत नेता, मैंने कहा था ना कि इसमें लास्ट अभी कुछ दिन पहले भी एक क्लास हुई थी, केवल इंडिया ही बचा सकता है पूरे विश्व को। इस समय इंडिया की पोजीशन ही बिल्कुल अलग है। शतरंज के खेल में हम सबसे बेहतरीन पोजीशन में बैठे हैं, और आज वही स्टेटमेंट आ गई। हमें लग रहा है हफ्ते 1.5 हफ्ते पहले हमने पढ़ लिया था। उसका कारण यही है, एनालिसिस, सियरली एनालिसिस। किसी भी चीज को फैक्ट के फॉर्म में मगअप मत करो। यूपीएससी इज ऑल अबाउट एनालिसिस। ये चीज क्यों हो रही है? अगर कोई भी चीज हो रही है, उसके पीछे अगर उसका प्रभाव नहीं है, कारण नहीं है, तो तुम्हारे किसी काम का भी नहीं है। फिर आप गलत एग्जाम में हो। अगर आप बिना कारण के, बिना प्रभाव के फैक्ट मगअप कर रहे हो, तो आप गलत एग्जाम में हो सर। आप अपने टैलेंट को वेस्ट कर रहे हो। यू मस्ट बी इन सब अदर एग्जाम जहां पर वन लाइनर और फैक्ट पूछे जाते हैं। यू कैन परफॉर्म वेरी वेल। तो आप गलत नहीं हो, आप गलत एग्जाम में हो, लेकिन यूपीएससी में हो, यू हैव टू बी एनालिटिकल। तो आपके कोई कमी नहीं है, बस आप अपना एग्जाम चेंज कर दीजिए उस हिसाब से, राइट? तो ये आज हमें पूरा करना है। बेयर एक्ट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। इन दोनों को मिलाकर पढ़ लो, हो जाएगा काम। एनसीईआरटी या लक्ष्मीकांत और प्लस बेयर एक्ट। बेयर एक्ट के बिना फंडामेंटल राइट पढ़ना बहुत गलत हो जाएगा। क्लियर? चलिए, हाय, क्या आप भी आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं? बहुत दिनों से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिली। भागदौड़ करने के बावजूद भी आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। सिर्फ आपका टेंशन बढ़ रहा है, आपका पेशेंस जवाब दे रहा है। इसी टेंशन को दूर करने और आपकी हर एक समस्या का समाधान लेकर आए हम, यानी ओजांग गुरुकुल कैंपस। यहाँ हम आपको सिखाएंगे आईएएस और पीसीएस जैसे एग्जाम की तैयारी कैसे आसान तरीके से की जाती है, कैसे डिसिप्लिन फॉलो किया जाता है, कैसे अनुशासन रखा जाता है। अगर आप भी चाहते हैं हम आईएएस और पीसीएस बने और अपनी जिंदगी के सारे सपने पूरे करें, तो अभी ज्वाइन करें ओजांग गुरुकुल कैंपस। बिकॉज
When we support the word selfless, the whole universe will support you endlessly.